That's why बयानबाजी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार अरावली को माइनिंग माफिया के हवाले करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस 100 मीटर फार्मूले को सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में खारिज किया था, उसी को भाजपा सरकार ने 2024 में सही ठहराने की कोशिश की है। गहलोत ने कहा कि अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है, इसे बचाना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी कि 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हाहाकार मचा हुआ सब जगह, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी, और जो अन्य प्रदेश है, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। दुर्भाग्य से एक तरफ तो हमारे खुद के मंत्री हैं राजस्थान के, यादव साहब यहीं पैदा हुए और यहीं पे मंत्री हैं, चुनाव जीत के गए हैं, उन्हीं के बाद मंत्रालय हैं। तो उनको खुद को सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए, बजाय इसको इश्यू बनाए और गलत आंकड़े पेश करे। जब एफिडेविट दिया गया था, जब पर्यावरण की स्थिति वो नहीं थी, आज हाहाकार मचा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी। राहुल गांधी भी, नेता प्रतिपक्ष भी, अन्य लोग भी, तमाम पार्टियों के लोग जिस प्रकार से दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दिल्ली के अलावा भी अन्य राज्यों में भी उसका असर भी पड़ रहा है। अगर ये पहाड़ियाँ समाप्त हो गई, पता नहीं इस देश में क्या होगा, उत्तर भारत में क्या होगा, कल्पना की। उधर अरावली को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली के कुल 1,47,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से सिर्फ 2% हिस्से में ही माइनिंग की अनुमति दी जा सकती है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अवैध खनन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसको लेकर इतना परेशान है, तो अभी अरावली जो शील्ड है पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, तो उसमें अभी ऐसा रिलैक्सेशन वो क्या कोई लॉन्ग टर्म और परमानेंट डैमेज नहीं करेगा? अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक ने दावा किया है कि सोनम की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से उसके अपने घोषणा पत्र को पूरा करने की अपील की।
सोनम का कहना था कि धारा 370 हटने के बाद लद्दाख को सीधे केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया गया, लेकिन जनता की अपेक्षाओं के अनुसार राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। मैम मुझे बताइए कि क्या इंटरनेशनल काम किया है सोनम वांगचुक ने? उनकी गलती बस यही है कि उन्होंने गवर्नमेंट को उन्हीं के द्वारा की गई प्रॉमिसेस याद दिलाई, जिनके बलबूते पे वो एमपी इलेक्शन भी जीते थे और हिल काउंसिल इलेक्शन भी जीते थे, कि 370 एब्रोगेट होने के बाद लद्दाख को 6 शेड्यूल दिया जाएगा और वहां पर खुद रिप्रेजेंटेटिव जो चुने हुए हैं लेजिस्लेचर के माध्यम से वो उस प्रदेशीय अनुशासन करेंगे। तो ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, नंबर 1 और नंबर 3 पे, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी और LAHDC इलेक्शंस में भी। और जैसे ही इसी की वजह से उनको बहुत वोट दे के जिताया भी गया, क्योंकि हर एक लद्दाखी के दिल की बात थी, धड़कन थी। लेकिन पहले वो जब जीते 2019 में, जब वो का मतलब बीजेपी, हाँ जी, रूलिंग पार्टी, तो 2019 में वो पहले जीते और फिर 1.5 साल तक कोई बात नहीं हुई। फिर 2020 में दोबारा जब LAHDC के इलेक्शंस के लिए उन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया, उसमें भी इसको नंबर 1 पे रखा और फिर उसको अभी 5 साल हो गए हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, 1 साल 2 साल, तो 2023 से जनवरी से सोनम ने इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उसे बांग्लादेशी घुसपैठिये ज्यादा पसंद हैं। असम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा असम को कांग्रेस के तुष्टीकरण और वोट बैंक के जहर से बचा कर रखेगी। मोदी ने लोगों से अपील की कि विकास और सुरक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें और राज्य को घुसपैठ और बांग्लादेशी प्रभाव से मुक्त बनाएं। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार गरीबों, आदिवासियों, युवाओं और महिलाओं की सरकार है। इसलिए हमारी सरकार असम और नॉर्थ ईस्ट में दशकों की हिंसा खत्म करने में जुटी है। हमारी सरकार ने हमेशा असम की पहचान और असम की संस्कृति को सर्वोपरि रखा है। भाजपा सरकार असमिया गौरव के प्रतीकों को हर मंच पर हाईलाइट करती है। इसलिए हम गर्व से महावीर लसित बोरफुकन की 125 फीट की प्रतिमा बनाते हैं। हम असम के गौरव भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी का वर्ष मनाते हैं। हम असम की कला और शिल्प को, असम के गोमोशा को दुनिया में पहचान दिलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रशिया के राष्ट्रपति श्रीमान पुतिन यहां। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी का बयान आया है। डॉक्टर इलियासी ने कहा कि ये इंसानियत की हत्या है, मानवता शर्मसार हो गई है। उन्होंने कहा कि जिस निर्ममता से बच्चे की हत्या कर उसे पेड़ पर लटकाया गया, ये बर्बरता की पराकाष्ठा है। इलियासी ने बांग्लादेश को याद दिलाया कि भारत ने हमेशा उसकी मदद की है, मगर आज वहीं के लोग कृतज्ञता दिखा रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत अफसोसनाक है। इंसानियत शर्मसार हुई है, इंसानियत का कत्ल है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, बहुत बहुत दुखद घटना है। और ख़ास तौर पर अभी जिस तरह से जिस बच्चे को उन्होंने जिस बर्बरता के साथ उसकी हत्या करी,
और हत्या कर कर उसको जिस तरह से पेड़ पर लटकाकर जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया, बहुत दुखद है। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेशियों से, वो बांग्लादेशी जिनके ऊपर हमेशा से भारत ने एहसान किया, वो एहसान फरामोश बांग्लादेशी भूल गए कि जिस तरह से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी आर्थिक मदद हो, हर तरह से भारत उनके साथ खड़ा रहा। आज ये वो जिस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। कहाँ गई वो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो इंसानियत के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाती हैं? आज क्यों नहीं बोल रही? मैं तमाम जन सुराज पार्टी के नेता मनोज भारती ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह हालात बनाए थे, वैसे हालात अन्य राज्यों में दोबारा नहीं हो। इसी मकसद से पार्टी नेता प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। मनोज भारती ने कहा कि ये मुलाकात किसी राजनीतिक सौदेबाजी के लिए नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक माहौल को मजबूत करने के लिए थी। बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही हैं प्रशांत किशोर और प्रियंका जी की मुलाकात के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि जो बिहार में हुआ, जिस तरह से जिसके अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, जो बिहार में हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था। इतनी ज्यादा ब्लेटेंटली आचार संहिता का उल्लंघन शायद पहले कभी नहीं हुआ था। तो अगर विरोधी दलों ने इस पर विरोध नहीं किया तो सरकार को लगेगा कि ये अब चलता है, इसको हम हर जगह चलाएं। तो एक विरोध हो जिससे कि सरकार निरंकुशता की तरफ नहीं चली जाए, इसके लिए विरोध सारे अपोजिशन पार्टीज में लोगों को बातचीत करने की जरूरत है और एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। क्या पता प्रशांत जी और प्रियंका गांधी जी में ऐसी कुछ बात हुई हो। तो बातचीत करने का केवल यही मतलब नहीं है कि गठबंधन हो रहा है या हम उनके नजदीक जा रहे हैं। बहुत सारी इश्यूज ऐसे हैं अभी देश में जहां पे ऑपोजिशन पार्टीज को एकजुट होकर प्रजातंत्र को बचाने की कोशिश करनी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने वीबी जी राम जी बिल को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग, खासकर कांग्रेस के नेता, इस बिल को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं और ये कहना कि ये ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मौके छीन लेगा, पूरी तरह झूठ है। प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस बिल का असली उद्देश्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। जी राम जी bill is most progressive. Some people are telling, especially Congress people, that it will snatch the employment opportunity in rural area. It is false, totally false. Actually, it improves the infrastructure. It brings the transparency, and from 100 days to 125 days, it will increase the number of totally job offered is 125 days. Core rural infrastructure is going to improve. Basic infrastructure, market access, stimulate rural economic activity, livelihood infrastructure like storage facilities, because there is a storage facility is a big problem. Storage facility, local market, production infrastructure supports the income diversification and value addition, and also higher employment and consumption because of 125 days of employment, increase of the household, reduce distress migration and digital, and it is 100% direct. Means what is happening
in the लेट्स माइक बयानबाजी में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।